नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 5 बरस में एक बार होने वाले आम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। हिंदुस्तान की तमाम 543 सीटों पर चुनाव हुए, हर सीट के नतीजे आ रहे हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। एनडीए के, खासकर भाजपा के जो दावे थे इतने महीनों से, ये सबसे लंबा चुनाव था। अगर आपको ध्यान नहीं रहा होगा तो ये करीब 2.5 महीने लंबा चलने वाला चुनाव था। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक लगातार ये दावे किए जा रहे थे, अब की बार 400 पार। ऐसे बड़े दावे के मुकाबले आज जब नतीजे आ रहे हैं, और मैं अभी 4:35 हो रहे हैं शाम के जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक के जितने आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से एनडीए 300 सीटों तक भी नहीं पहुंच पा रही है, वह 295 के आसपास फंसी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया नाम के गठबंधन को देखें, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी मुखिया कांग्रेस पार्टी है, उसको देखें तो उसके आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। मैं थोड़ा सा आंकड़े पढ़कर बतलाता हूं। जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें 52 सीटें थी कांग्रेस के पास, अब 100 हो रही हैं। रुझान है ये, 100 सीटों का रुझान बतला रहा है कि कांग्रेस वहां जीत रही है। 52 से 100, 48 सीटें बढ़ी हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ भाजपा, जिसके पास 303 सीटें थी पहले, अपने खुद के दम पर वो सरकार बना सकती थी 2019 में, किसी सहयोगी की जरूरत नहीं थी। उसने 63 सीटें खो बैठी हैं, 63। अब 239 सीटें उसके पास रह गई हैं अभी तक के रुझान के मुताबिक। भाजपा इस पल अपने दम पर, पार्टी के दम पर चुनाव जीतकर सरकार नहीं बना सकती। ये आज का माहौल है अभी का। लेकिन एनडीए जो है, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब नहीं है। 295 मिल गई है सीटें उसको रुझान के मुताबिक। इससे वो सरकार बना सकती है बड़े आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्जिट पोल जो एक मुश्त बता रहे थे, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझको ठीक से मालूम नहीं है, कुछ हुआ कर रहे थे या चीयर लीडर्स की तरह कुछ कर रहे थे एग्जिट पोलस्टर्स, अभी शांत हैं थोड़ा। आज पता नहीं क्या हुआ है। मैं एक देश के एक बड़े चैनल को देख रहा था, एक एग्जिट पोल करने वाला एक बड़ा व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, उसमें रोए जा रहा था, रो रहा था, आंसू बह रहे थे। भविष्यवाणी गलत निकलने की वजह से राजदीप सरदेसाई के बगल में बैठ के रो रहा था। वो प्रदीप गुप्ता नाम है शायद। आंसू पोंछ रहे थे। वहीं स्टेज पर कोई उनको स्टूडियो में कोई पेपर नेपकिन दे रहे थे आंसू पोंछने के लिए। वो रोए जा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, इतना गलत निकल गया उनका अंदाज पूरा। वो कह रहे थे कि वो अब इस काम को छोड़ देंगे, इसके बाद कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे थे। मैं नहीं जानता टीवी स्टूडियो में ये नाटक चल रहा था कि ये सच में चल रहा था, मुझको अंदाज नहीं है। लेकिन जो देखा वो बताया। आज मैं आपके सामने पूरे देश के चुनाव के आंकड़ों को लेकर मौजूद हूं, और खासकर छत्तीसगढ़ के बारे में, जहां 11 सीटें हैं, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी भी यहां मौजूद हैं। तो मैं 1 मिनट में ये आंकड़े पूरे कर देता हूं आपके सामने। इंडिया गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव के समय 2019 में इस तरह की शक्ल में नहीं था। कुछ नई पार्टियां उसमें जुड़ी है, ये नया गठबंधन बना है, इसलिए इसका पिछले किसी गठबंधन से तुलना ठीक नहीं है। लेकिन भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए जो है, वो पिछले चुनाव में भी जो गठबंधन था वैसा ही इस चुनाव में भी है। इसकी सीटें 300 पार अभी नहीं हो रही हैं। 400 का नारा था। अब आप जानिए कि ये कामयाबी है या नहीं है, कितनी बड़ी कामयाबी है। कुछ उदासी है भाजपा के खेमे में, पता नहीं कितनी उदासी है, क्या है। लेकिन मैंने
दिल्ली के बारे में अभी देखा कि पार्टी ऑफिस में सन्नाटा है, वहाँ ऐसा किसी एक टीवी चैनल पे आ रहा था, मैंने खुद ने वहाँ जाकर नहीं देखा है। तो देखते हैं दिल्ली के बारे में, देखते हैं क्या बात होती है और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या चर्चा होती है। शशांक यहाँ मौजूद हैं। क्या लगता है शशांक, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का, वैसे तो पूरे देश का चुनाव सामने है जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो नतीजे आ रहे हैं कैसा लग रहा है? वो रुझान भाजपा के लिए प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अनुकूल नहीं है, उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तकरीबन बेहतर स्थिति में है, दिख रही है अभी तक जो रुझान है। उसमें से 10 में से 11 में से 10 सीटें, 10 सीटों पर बढ़त या बढ़त की ओर, मतलब जीत की ओर। नहीं, बढ़त तो है ही, बढ़त तो है ही। एक सीट ऐसा जरूर कांकेर में है जो फंसा हुआ मामला, हाँ, कि लगभग 2,500 वोट से। लेकिन जो फंसा हुआ नहीं है वो सीट को तो बता दीजिए पहले। जो एक अकेली सीट कांग्रेस जीत रही है जी, वो बहुत क्लियर मार्जिन से पिछली बार 26,000 वोटों से जीती थी ज्योत्सना महंत। हाँ, इस बार 27,000 वोटों से बढ़त में है। हाँ, 27,000 तकरीबन 28,000 के आसपास। हाँ, और वो शुरू से ही बढ़त बनाई हुई अभी है। का आंकड़ा मुझको 29,442 दिख रहा है चुनाव आयोग का। बिल्कुल, तो ये तकरीबन 30,000 पहुंच रहा है ये। जी, देखिए कोरबा के बारे में बता दूं, कोरबा हाईएस्ट लीड रही है जब से ये लोकसभा गठित हुआ है, वरना छोटी छोटी लीड से जीत हार होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी लीड है अभी तक की। अगर ये सबसे बड़ी लीड भाजपा की एक सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी कैंडिडेट उतरे हैं जी, इनमें जो सबसे बड़ी एक नेता थी जी, सरोज पांडे, उनको भेजा गया था कोरबा। और मुझको अगर ठीक से याद है जी, तो जो सांसद निधि होती है, चूंकि राज्यसभा सदस्य हैं वो, जी, कुछ 12 करोड़ 47 लाख या ऐसा कुछ सांसद निधि थी उनकी जी, उसका 90% हिस्सा उन्होंने चुनाव घोषणा होने के एक हफ्ता पहले जी, अकेले कोरबा के लिए दे दिया था। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा, भाजपा ने सबसे ज्यादा ताकत भी वहीं झोंकी थी, ऐसा पूरे संगठन प्रचार से। दूसरे राज्यों से कार्यकर्ता, बड़े नेता आए हुए थे प्रचार के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में डटे हुए थे, जंगलों में भी जाके कुछ जाके बहुत बड़ा पता लगा था कि अमित शाह ने भी वहाँ लोगों को जरा टाइट किया था कि यहाँ ठीक से काम करो। जी, ये इस तरह की बातें थी कि वहाँ रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको बाहरी कैंडिडेट मानते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी जो टिकट के दूसरे दावेदार थे। तो वो लेकिन ऊपरी तौर पर काम करते तो दिख रहे थे, बड़े नेता हैं। तो 1 मिनट में ये जरा से आंकड़े बतला देता हूँ। मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने पेश कर देता हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के आंकड़े हैं। बस्तर में भाजपा आगे है 52,800 वोटों से। बिलासपुर में भाजपा आगे है 1,06,000 वोटों से। दुर्ग में भाजपा आगे है विजय बघेल 3,72,000 वोटों से। जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़े आगे है 65,000 वोटों से। कांकेर में भोजराज नाग आगे हैं 5,700 वोटों से। बिल्कुल। कोरबा अकेली सीट है जहां कांग्रेस आगे है, ज्योत्सना महंत वो आगे हैं 29,442 वोटों से। ऐसा लगता है कि ये मार्जिन जो है 29,000 की ये अब लौटने वाली नहीं है। जी। तो ये एक सीट कांग्रेस की जीतती हुई दिख रही है, कन्फर्म कोरबा की सीट। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा इज्जत यहाँ पर बच गई। महासमुंद ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के कैंडिडेट थे, हार रहे हैं 1,33,000 वोट से। रायगढ़ में मेनका देवी लड़ रही थी, मेनका सिंह 2,40,000 से हार रही हैं। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के सबसे बड़े कैंडिडेट हैं छत्तीसगढ़ के, 4,49,500 वोट बाकी है, अभी हो जाएगा 4.5 लाख उनका। राजनांदगांव भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता यहाँ से लड़ रहे थे, अभी तक 46,900 वोटों से हार उनकी दिख रही है, पीछे हैं। सरगुजा में जो चिंतामणि महाराज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, वो शशि सिंह के सामने हैं वो, और भाजपा यहाँ से 64,800 वोटों से जीत रही है। ये 11 सीटों का एक नज़र में ये आंकड़े हैं।
अपन एक किसी सिरे से शुरू करें, जी कहाँ से शुरू करेंगे? अपन बस्तर से शुरू करते हैं। बस्तर से शुरू करते हैं। एक एक सीट के बारे में थोड़ा आपकी जानकारी बारीक ज़्यादा रहती है, जी मेरी उतनी जानकारी नहीं रहती है। जी। आप थोड़ा जो चुनाव के जो दिलचस्प बातें हैं वो भी साथ में बताते चलिएगा। जी बस्तर में भाजपा के कैंडिडेट हैं महेश कश्यप, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यहाँ कवासी लखमा जो कि मंत्री थे पिछली भूपेश बघेल सरकार में, जो विधायक भी बन चुके थे चुनाव जीतकर। वो अभी 52,000 वोटों से पीछे हैं। कवासी लखमा का कुछ ज़्यादा जाना नहीं है क्योंकि सांसद बने नहीं तो विधायक तो बने हुए हैं ही। क्या है शशांक बस्तर का हाल? देखिए, बस्तर और कांकेर मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, ये भाजपा के हिंदुत्व के चेहरे हैं दोनों कैंडिडेट। हाँ, महेश कश्यप अच्छा बजरंग दल के सह संयोजक रहे हैं, अच्छा, और अचानक नया चेहरा है, हाँ सरपंच वगैरह रहे हैं, हाँ। और सीधे लोकसभा लड़ाया गया। ये विधानसभा लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान उतारे में गए। उठे। हाँ इस पहले केदार कश्यप के सरकार के मंत्री हैं केदार कश्यप, हाँ उनके भाई दिनेश कश्यप की नाम की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दे दी। हाँ। महेश कश्यप यहाँ प्रधानमंत्री की भी सभा हुई, हाँ और कवासी लखमा ने तो ताकत झोंकी ही, हाँ राहुल गांधी वगैरह की भी सभा हुई, हाँ फिर भी 52,000 वोट से पिछड़ते दिख रहे हैं। हाँ अच्छा, वो बढ़त उन क्षेत्रों में बनाए हुए हैं कवासी लखमा, जैसे कोंटा, बीजापुर, यहाँ वोटर कम है, को वोटर मार्जिन भी संख्या कम है, संख्या कम है, और फिर भी एक उम्मीद के ये मुताबिक नक्सल इलाके हैं, धूल नक्सल इलाके हैं। और अभी भाजपा की सरकार आने के बाद जितने बड़े पैमाने पे जी नक्सलियों को मारा गया है, जी तो ऐसा लगता है कि नक्सलियों ने वहाँ जी। भाजपा को हराने की कोशिश की होगी। देखिए, वो तो एक कारण हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ा कारण ये है कि कवासी लखमा और उनके समर्थकों के ऊपर ये आरोप लगा हुआ था कि प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है दीपक बैज जो चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने के लिए मोटी रकम भेजी, साधन संसाधन मुहैया कराया गया था भाजपा के लोगों को। तो दीपक मोटी रकम बैज को तो मालूम भी है रकम कितनी भेजी गई थी उनको हराने के लिए। जी, तो ये बात किसी से छिपी नहीं है, और नहीं, ये बात कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से भी छुपी हुई नहीं है। उसके बावजूद कवासी लखमा को वहां से लड़वाया कांग्रेस ने। लड़वाया इसलिए गया क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है। अच्छा, बड़ी आर्थिक ताकत। अभी इस बार चुनाव में ये आबकारी मंत्री थे, शराब मंत्री थे ये। हाँ, इनका नाम भी शायद ईडी वगैरह के किसी एक चार्जशीट में कहीं पे है जी, केस वगैरह रजिस्टर हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, राज्य की एजेंसी में। जी हाँ, तो अभी वो 52,000 वोट से करीब पीछे हैं, और ये मान लीजिए जाए कि ये लौट के आने वाला 52,000 से किसी की हार जीत में नहीं बदलती। ये थोड़ी देर में काउंटिंग कंप्लीट भी हो जाएगी, तो मुझे लगता है ये परिणाम में ही, इन नतीजों में ही तब्दील हो जाएगा। ये बड़ा ऐसा जी। तो महेश कश्यप पहली बार लड़ रहे हैं, हाँ, और पहली बार लड़ते हुए ही वो सांसद बनने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। कवासी लखमा का क्या गया, क्या लागे मेरा, कुछ नहीं है। जो आया था इधर उधर से वो चुनाव में चले गया जी, और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फक्कड़ आदमी है जी, जमीन में बैठ के खाना खा लेते हैं, कैमरों के सामने दारू पी लेते हैं, साथ में चलते से बीड़ी लेके अपनी बीड़ी जला लेते हैं, नाचने लगते हैं कहीं भी। तो कवासी लखमा का भी क्या गया, रुपया पैसा जो लगा होगा इस चुनाव में, अभी 5 साल मंत्री रहते आया होगा, वो लग गया होगा। यही है ना जी। अच्छा, अब अपन आते हैं बस्तर की दूसरी सीट कांकेर, जिसके बारे में भोजराज नाग हैं जी। आप कह रहे थे कि हिंदुत्व के दूसरे चेहरे हैं ये। जी। क्या है इनके चेहरे में? इस बार हम पहले वीरेश ठाकुर के बारे में बता दो, कांग्रेस प्रत्याशी। हाँ, ये पिछली बार 6,500 समथिंग, मतलब 7,000 के आसपास वोटों से हारे थे। इस बार अच्छे टक्कर, शुरुआत में आगे पीछे हुए। एक समय ऐसा आया था भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग 30,000 वोट के आगे बढ़त बना दिए थे। 30,000 से आगे हो गए थे भोजराज हो नाग। गए थे, और वहां से अभी 5,700 पे आ गए। 5,000 हो गए। अब इसमें से इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ये अंतागढ़ एक क्षेत्र, वो इलाका है, वहाँ भाजपा को 35-37,000 की बढ़त मिली हुई, 35,000-37,000 अभी मिली है। हाँ। और वहाँ से वहाँ बड़ी मात्रा, ये वहीं के रहने वाले हैं भोजराज नाग भी। और दूसरी चीज़, जो भानु प्रतापपुर, जहाँ से वीरेश ठाकुर आते हैं,
अनिला भेड़िया जहाँ डोंडी लोहारा, यहाँ से वो पीछे चल रहे हैं, और भी कोइस्काल वगैरह से भी पीछे चल रहे हैं। क्यों याद पड़ रहा है कि जो डोंडी लोहारा वाला जो जिला है बालोद का, जी, पूरा का पूरा जिला विधानसभा में कांग्रेस ने जीता था। जी, ऐसे ही था, ऐसा ही है, हर सीट कांग्रेस ने जीती हर थी। सीट, इसलिए अनिला भेड़िया का नाम भी चल रहा था कांकेर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाने के लिए, जो नहीं बन पाई। हाँ, और यहाँ मुकाबला आखिरी राउंड तक चलेगा। हाँ, क्योंकि डोंडी लोहारा में 22 राउंड तक यानी बीजेपी की लीड 30,000 करीब से घटकर 5,000 पे आ गई है। काफी लंबा कांग्रेस कैंडिडेट ने कवर किया है। जी, यहाँ बड़ी चीज ये है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण बचाओ मुद्दा चर्चा में रहा। कांग्रेस ने प्रचार के में इसको प्रमुखता से शामिल किया। हाँ, और खूब डट के प्रचार किया। हाँ, भोजराज नाग के बारे में ये प्रचारित रहा। ये डीलिस्टिंग आंदोलन के मुखिया में से एक हैं, दो मुखिया में से एक। तो वहाँ ईसाई आदिवासी समाज ने तो एक तरह से इनका बाइकाट ही किया। हाँ, वो पूरे वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुए। दूसरा, भोजराज नाग के बारे में ये है, ये बारे में उस क्षेत्र में ये कहा जाता है कि महाराष्ट्रियन आदिवासी समाज के महाराष्ट्रियन गुण है। तो स्थानीय और थोड़ा सा जो चुनाव के समय में ये बातें छोटी छोटी चीजें आती है, वो भी इसके खिलाफ में गई। अच्छा, तो कुछ नुकसान उनको दिख रहा है। हाँ, अभी आंकड़े बदले हैं, 6500 हो गई है भोजराज नाग की। जी, भोजराज नाग के बारे में बतला दूं मैं कि जो आदिवासी ईसाई बनते हैं उनको आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चला है, डीलिस्टिंग का आंदोलन, कि इनको आरक्षण की लिस्ट से बाहर करो। भोजराज नाग जो हैं ये बस्तर में बड़े आक्रामक तरीके से इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों में से हैं। कुछ मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है, इनके चुनाव प्रचार के समय कुछ ये बात हुई थी कि झाड़ फूंक के लोगों को ठीक कर देंगे, कुछ ऐसा है क्या इनका? बिल्कुल, ये झाड़ फूंक करने जो बैगा जो बोलते हैं, हाँ, वो हैं। अच्छा, बैगा भी हैं? बैगा भी है। हाँ, तो इनका अपना एक वोट बैंक भी, एक समर्थकों की संख्या भी है। हाँ, वो इसको कहा जाए। लेकिन बैगा हैं, झाड़ फूंक के ठीक कर देते हैं, तो 30,000 से उनकी लीड घट के 6500 हो गई है। इसको झाड़ फूंक के ठीक अभी नहीं कर पाए हैं जी। अब हो सकता है कर लें जी। ये 2 सीटें हो गई बस्तर की। अब हम आते हैं दूसरे तरफ, चलते हैं जी, सरगुजा में चलते हैं, ताकि बस्तर में मैं छोटी सी एक चीज बता दूं, ये बस्तर सीट कांग्रेस के पास थी 2019 में। हाँ, अब ये सीट खोते हुई दिख रही है, बस्तर वाली, जहां से दीपक बैज सांसद थे। अब वो दीपक बैज भी जब लड़ रहे थे विधानसभा का चुनाव, तो कवासी लखमा उनको हराने के लिए, ऐसा दीपक बैज का कहना है कि मोटी मोटी रकम भेजे। कितनी मोटी रकम भेजे थे दीपक बैज को मालूम है। इन्होंने दिल्ली के नेताओं को भी बताया। कांग्रेस की फटेहाली ऐसी दिख रही है कि जिस कैंडिडेट ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया पैसा भेजकर, हार गए दीपक बैज, उसको कैंडिडेट बनाया कांग्रेस ने। किस लिए? कि पार्टी से पैसा नहीं मांगेगा, खुद चुनाव लड़ लेगा। कुछ ऐसा ही शिव डहरिया के बारे में भी चर्चा थी, वहाँ चर्चा बाद में करते हैं अपन। तो बस्तर की 2 सीटों पे हमने चर्चा की है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका है। आज की ये पूरी 11 सीटें हम एक ही एपिसोड में खत्म करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। सरगुजा में अभी हाल तक जो कांग्रेस में थे चिंतामणि महाराज जी, ये वहां से भाजपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं ये, ठीक कह रहा हूं मैं? उनके मुकाबले शशि सिंह युवती हैं, कम उम्र हैं ये, और अच्छा दिल्ली में पढ़ी लिखी हैं। शशांक ने मुझको अभी बताया था। इनके पिता तुलेश्वर सिंह, ये अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में, जो राज्य बनने के बाद पहला मंत्रिमंडल था अजीत जोगी का, उसमें इनके पिता तुलेश्वर सिंह बड़े सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी थे। एक मॉडल की तरह दिखते थे वो, गोरे चिट्टे ऊंचे, एक जैसे रंग के पैंट शर्ट पहनते थे। तुलेश्वर सिंह के बारे में एक दिलचस्प घटना बताता हूँ, उन्होंने खुद ने मुझको बतलाई थी, इसलिए इसके गलत होने की गुंजाइश नहीं है। ये हमेशा पैंट और शर्ट एक ही रंग के कपड़े का पहनते थे तुलेश्वर। तो जब ये मंत्री बन के पहुंचे अपने गांव, माँ के पैर छुए, तो माँ ने इनको कहा कि बेटा अब ते मंत्री बन गए हस, तोला वो कोटवार वाला कपड़ा नहीं पहने पर लगी ना।
माँ समझी कि कोटवार वाला कपड़ा पहनता है, बेटा विधायक है, अभी तक तो मंत्री बन गए थे, तो उनको लगा कोटवार जैसा नीला कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा ऐसा। उनकी बेटी शशि सिंह ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सफ़र किया था। ऐसे 2 लोग हैं हमारे यहाँ जिनको भारत जोड़ो यात्रा कोटे से टिकट मिली, एक देवेंद्र यादव को मिली बिलासपुर से, एक इनको मिली। कांग्रेस के भीतर ये एक अलग आरक्षित कोटा हो गया है भारत जोड़ो यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, ऐसा कोटा अभी 5 साल और चलेगा। ये 5 साल के बाद हो सकता है कांग्रेस के जितने कैंडिडेट रहे उनके लिए अनिवार्य हो जाए भारत जोड़ो यात्रा करना। खैर, तो शशि सिंह यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट हैं। यहाँ चिंतामणि महाराज 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हुए, पलटी मार के यहाँ पहुँचे हुए हैं। भाजपा के लोग भी पसंद नहीं कर रहे थे, कांग्रेस के लोग भी पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन 64,800 वोटों से चिंतामणि महाराज आगे हैं। क्या वजह है शशांक यहाँ पे 64,000 से शशि सिंह के हारने की? देखिए, कुछ इलाकों में आदिवासी बिरादरियों में भी आपस में टकराव हुआ है। जैसे यहाँ गोड़ समाज की संख्या ज़्यादा है, गोड़ बिरादरी की। ये है कंवर समाज की चिंतामणि महाराज। तो गोड़ समाज एकजुट दिखा है कुछ हद तक। अब हालत ये रही कि कांग्रेस के ही गोड़ नेता जो बड़े थे, जैसे कमल भान सिंह और भी दूसरे नेता थे, प्रचार में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे, ऐसी बात आई थी। मध्य प्रदेश से बड़े नेता, गोंड समाज के बड़े नेता हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते वो आए, बैठक लिए, सब राम विचार जी और भी सारे नेताओं को एकजुट किया। ये अंतिम 3-4 दिन खूब एक्सरसाइज किया गया है। तो इस तरह डैमेज कंट्रोल के लिए काफ़ी कोशिशें हुई है। अब शशि सिंह के साथ माइनस ये था कि बड़े नेता इसके साथ नहीं थे। अनुभव, साधन संसाधन की बहुत कमी थी। सीधे कभी विधानसभा का चुनाव लड़ी, सिवाय पंचायत चुनाव के अलावा कोई अनुभव नहीं। अच्छा, दूसरे टी.एस. सिंहदेव पारिवारिक कारणों से बाहर थे। दूसरे बड़े नेता अमरजीत भगत और प्रचार में बिल्कुल रुचि ही नहीं लिए। वो कटघरा और ईडी और कोर्ट और एसीबी इसी में उलझ के रह गए। तो फिर भी इन्होंने बहुत दम। राजनीति में और सरकार में रहते हुए जिसके पास मोटा पैसा आता है, तो पैसे के पीछे पीछे एजेंसी आई जाती है क्या, आज नहीं तो कल। इस तरह की बातें तो थी। या खैर, ये चर्चा में भी वो विधानसभा इनकी कार्यप्रणाली अमरजीत जी की कुछ इस तरह की थी। उनके करीबी लोगों ने बड़े बड़े रायपुर में आके बिजनेस किए थे, सहारा सिटी की जमीन खरीदी थी। तो लोगों के बीच में चर्चा में तो यही। अब एजेंसी ने कार्रवाई की तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। किसी को ये भी नहीं लगा ज्यादती कर रही है एजेंसी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है, शशि सिंह ने बहुत। तो शशि सिंह का इससे भला हुआ वो प्रचार करने नहीं निकले कि बुरा हुआ? हो सकता है कि प्रचार नहीं निकले तो भी वो सीतापुर क्षेत्र से बढ़त में है 10,000। ऐसा? हाँ, अमरजीत भगत के इलाके से बढ़त है। अच्छा, हाँ, वो खूब मेहनत की, डट के मेहनत की, अपने जितनी क्षमताओं को, साधन संसाधन कमी थी उसके बावजूद। पिछली बार आपको ध्यान होगा रेणुका सिंह 1,57,000 वोटों से जीती थी। अब ये सीट करीब 5 लाख के आसपास सिमटते दिख रही है। इन्हें लीड बीजेपी की घट गई है। अच्छा जी। जो भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए जो लीड थी रेणुका सिंह की, वो लीड घट के करीब आधी रह जाएगी, ऐसा आसार दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा जी। यानी भाजपा की एक किस्म से यहाँ नुकसान हुआ है। उसको हार तो नहीं कह सकते, जीत हार तो 1 वोट से भी होती है। मुझको ऐसा पता लगा था इस सीट के बारे में, सरगुजा के बारे में, कि यहाँ रुपए पैसे की भी बड़ी कमी पड़ी है शशि सिंह को। लेकिन फिर मुझको ये भी पता लगा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इनकी कुछ मदद की थी चुनाव में। मैं ज़्यादा चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक जो हैं एक्सपेंडिचर के, मैं उनके चक्कर में, इनकम टैक्स में गवाही देने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा अमाउंट तो अगर नहीं बता रहा हूँ। समझ लीजिए मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, एक अगर इससे कुछ अंदाज लगता है, इनकी भी एक मदद की थी किसी ने। आप समझ लीजिए इससे जो भी समझ सकते हैं। मेरे से कोई इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं 1 रुपये बोल रहा था, आगे आप जानो, आपको जो समझना हो आप समझ सकते हो। तो यहाँ से चिंतामणि महाराज जीतते दिख रहे हैं। 64,000 से ज़्यादा इनकी हो चुकी है अभी तक। तो ये एक हो गया शशांक। अब अपन आते हैं इससे लगी हुई दूसरी सीट, रायगढ़ पे आ जाते हैं। लगी हुई है
और ये भी आदिवासी आरक्षित सीट है। जी ये इलाका पूरा का पूरा मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के अभी भाजपा के विष्णुदेव साय, जी ये उनका इलाका है। उनका इलाका है। ये रायगढ़ संसदीय सीट से ही वो 4 बार सांसद रहे 4 हुए बार हैं। सांसद रहे हैं। इस सीट से वो लोकसभा का चुनाव नहीं हारे हैं, नहीं हारे हैं, नहीं। अभी वहीं से हैं ये। जी और यहाँ से 3 लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ गई है। जी एक विष्णुदेव साय की चूंकि मुख्यमंत्री हैं, जी एक ओपी चौधरी जो कि रायगढ़ शहर के विधायक हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, जी नौजवान हैं, आईएएस थे, जी आगे मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैंने उनसे एक बार कहा था, उन्होंने कहा सुनील जी जो मेरे वेल विशर हैं वो कम से कम ऐसा ना कहें। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ये मैं केवल बतला रहा हूँ, बताना तो काम है हमारा। यहाँ पर राधे श्याम राठिया जी भाजपा के उम्मीदवार और सारंगढ़ राज परिवार की मेनका देवी सिंह जी ये कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। जी यहाँ पे अभी तक भाजपा की लीड जो है 2,40,000 हो गई है। जी क्या है ये इतना लीड की क्या वजह है? देखिए, ये राधे श्याम राठिया पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, धनंजयगढ़ विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार थे। हाँ, टिकट नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने उन्हें सीधे लोकसभा लड़ाया। अच्छा, अब लोकसभा लड़ाया तो 2,40,000 की लीड बता रहे हैं। हाँ, ये लीड अब तक की विष्णुदेव साय के नाम पे थी 2,16,000 17,000, उनको तोड़ के उनका आगे बढ़ा दिए हैं। जो आज के जो सीएम हैं उनकी कल की जो लीड थी यहाँ से जी उसको भी इन्होंने पार कर दिया है। यानी सीएम ने मुद्दा बनाया होगा कि मुझको मेरे लीड से भी ज्यादा चाहिए। उतनी ही मेहनत वित्त मंत्री जी ने भी की होंगी। वो रायगढ़ विधानसभा में भी लीड होगी जी, इतनी बड़ी लीड है तो सभी क्षेत्रों से बढ़त मिल रही है बढ़त होगी जी। हाँ, तो लंबी लीड है। इतना मेनका सिंह को इतना नुकसान क्यों हुआ? देखिए क्या है, यहाँ भाजपा ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी सबसे पहले डिक्लेयर किए थे। हाँ, राधे श्याम राठिया पहले ही सब काफ़ी फर्स्ट लिस्ट में, तो वो पूरा लोकसभा क्षेत्र 2 बार घूम चुके थे। अच्छा, हाँ, कहीं कोई नहीं वो नहीं था वो उसमें, और डट के मेहनत उन्होंने की। सीएम खुद भी पहले दिन से लगे हुए थे। हाँ, तो स्वाभाविक है कि इतनी लीड अप्रत्याशित जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 2,17,000 तो खुद की लीड थी सीएम की। हाँ, अब अपन इसी से लगी हुई सीटों पे आ जाते हैं। एक सीट है कोरबा। ये कांग्रेस की अकेली सीट है जिसमें उसके जीत का आसार दिख रहा है। कोरबा छत्तीसगढ़ की 11 में से अकेली। आपको इसका महत्व बतला देता हूँ। पिछले चुनाव में 2019 में जब मोदी की लहर चल रही थी पूरे देश में, जिस वक्त पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कुल एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पे कांग्रेस जीती थी, जिस वक्त पूरे के पूरे राजस्थान में एक भी सीट नहीं जीती थी कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ में 2 सीटें जीती थी। बस्तर से दीपक बैज जीते थे और कोरबा से ज्योत्सना महंत जीती थी। यानी कुल मिला के ये 65 सीटें थी तीनों राज्यों की, जहां तीनों जगह सरकार कांग्रेस की बनी थी 6 महीने पहले ही। इन 65 में कुल 3 कांग्रेस के सांसद निकल के आए थे। राजस्थान 0, मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ में 2। ज्योत्सना महंत अकेली महिला थी उन 65 सीटों में, तीनों राज्यों में 65 सीटों में अकेली महिला। दीपक बैज अकेले आदिवासी, और कमलनाथ अब वो क्या है मुझको याद नहीं है, लेकिन सवर्ण जैसे दिखते हैं संपन्नता की वजह से मुझको। तो ऐसे 3 तबकों के 3 लोग थे। पंजाबी खत्री हैं, पंजाबी खत्री हैं तो सवर्ण ही हुए। हाँ। शशांक, तो ये था। ज्योत्सना महंत जो हैं वो प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी भी हैं। खुद भी संपर्क रखती हैं, अच्छा लोगों से मिलती हैं लगातार। डॉक्टर चरणदास महंत भी सीधे सरल और सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। व्यवहार में कभी किसी से बदतमीजी करते हों ऐसा नहीं सुना गया। हालांकि राजनांदगांव जब वो भूपेश बघेल के नॉमिनेशन में गए थे तो कुछ उन्होंने वहाँ कहा था कि ये भूपेश ऐसे लठैत है जो मोदी के मुड़ी तोड़ दे ही, ऐसा कुछ कहा, सिर फोड़ दे ही मुड़ी तोड़ दे ही, कुछ कहा था ऐसा। उस पर अपन बाद में आते हैं। तो चरणदास महंत जो हैं उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, घरवाली है। और ज्योत्सना
महंत लगातार काम करती हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या रहा शशांक यहाँ के चुनाव का हाल बतलाओ। देखिए, आप पहले राउंड से ही ज्योत्सना महंत बढ़त दिखा रही है। हाँ। बढ़त बना ली थी, थोड़ा शुरुआत में थोड़ी तकलीफ रही। हाँ। उसके बाद लगातार बढ़त बनते रही। हाँ। थोड़ा बहुत पीछे रही, लेकिन पीछे का मतलब लीड कम होती रही। हाँ। लेकिन हारी नहीं वो। हारी नहीं। हाँ। और लगातार करके करीब करीब 29-30 हज़ार के आसपास बढ़त रही। हाँ। बढ़त रही। इनमें बड़ा दिलचस्प ये है कि महंत, ये जो कोरबा संसदीय क्षेत्र है उसके 45% आदिवासी आबादी है। अच्छा जी, करीब करीब आधी आबादी करीब आदिवासी वोटरों की है। वोटरों की है। अच्छा। और आपको ये भी बता दो, पाली तानाखार हाँ। और भरतपुर सोनहट हाँ। जैसे कोई सीट है जो बड़ा यह कांग्रेस का अच्छा गढ़ है। हाँ। कांग्रेस और गोंडवाना गठबंधन। हाँ। गोंडवाना के तो भी विधायक भी हैं पाली हाँ। तानाखार से। हाँ। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में ये 2-3 सीटों में इतनी बढ़त मिल गई थी कि भाजपा को पुराने 5 विधानसभा से जिनको बढ़त मिली थी उसको पार्ट के भी हाँ। यहाँ से 26,000 वोटों की जीत गई। कुछ 61,000 या 60,000 ऐसी कुछ यहाँ पाली तानाखार से लीड मिली थी कांग्रेस को। हाँ। अब इस बार चूंकि मैं खुद होके आया उस इलाके से, भरतपुर, पाली तानाखार और थोड़ा रामपुर वगैरह। हाँ। उनका महंत जी का प्रभाव आज भी दिख रहा था मुझे, ऐसा वैसा प्रभाव। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी लीड कम कैसे हो। इसकी दिशा में भाजपा काफ़ी कोशिश कर रही थी। हाँ। और उनके पास थोड़ा सा नुकसान ये उनको ये रहा कि हम जैसे पाली तानाखार से लंबी वोट थोड़ा सा लीड कम हो जाए और कोरबा कटघोरा से लीड बढ़ जाए, उनकी बढ़त बरकरार रहे, तो हम चुनाव जीत सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पोलिंग कम हुई थी, 58% करीब करीब पोलिंग हुई कोरबा में। तो कुल मिला के जो शहरी इलाका जहाँ मोदी का असर ज़्यादा हो सकता था, सरोज पांडे को सवर्ण फायदा मिल सकता था, वहाँ पोलिंग ही कम हुई। और आदिवासी इलाकों में अच्छी पोलिंग हुई। आदिवासी इलाकों थोड़ा, मैं चुनाव प्रचार के दौरान ये देख रहा था कि स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता साइलेंट बैठे। हाँ। और उनके लिए थोड़ा सा पैरेलल टीम, थोड़ा सा इनको ये था सरोज पांडे जी को, हो सकता है कोई भीतर घात ना करे करके एक पैरेलल टीम काम कर रही थी। लेकिन उसका भी कोई फायदा होता दिख नहीं रहा था। महंत जी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। जिन क्षेत्रों से बढ़त मिलती थी इस बार भी पिछले चुनाव से ज्यादा लीड दिख रही है इस बार की। हाईएस्ट लीड 26,000 रही है जब से कोरबा संसदीय क्षेत्र बने। ऐसा, और वो उसको पार कर गई। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। दूसरा, सरोज पांडे, छत्तीसगढ़ की भाजपा की राजनीति जो है इसमें थोड़ा सा अलग थलग पड़ जाती है, नहीं जी? उनका देश में जितनी पकड़ है जी, उतनी पकड़ छत्तीसगढ़ में शायद नहीं है। नहीं, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा। ऐसा, क्योंकि 2 बार मेयर रही, निर्वाचित मेयर डायरेक्ट लेकर विधानसभा चुनाव। दुर्ग जिले को छोड़ दें, अगर प्रदेश स्तर पे कोई भाजपा के नेता उनके साथ बहुत ये देखिए, ये अपने आप को दुर्ग शहर तक ही, मतलब दुर्ग संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रखें, जबकि इनके प्रोफाइल ये है कि ये प्रदेश स्तर के जैसे नेता हो सकती थी। हाँ। उनकी पकड़ हो सकती थी, या कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पैठ होनी चाहिए थी। अभी वो राज्यसभा की सदस्य हैं। है, कार्यकाल खत्म हो गया लगभग। कार्यकाल खत्म हो गया है कि बाकी है? नहीं, कार्यकाल खत्म हो गया है। अच्छा, तो ये बात हो गई कोरबा की। अब इससे लगी हुई हम एक दूसरी सीट पे आते हैं, वो है जांजगीर चांपा। नक्शे पे अब साथ साथ लगे सीटों पे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा, यहाँ से भाजपा उम्मीदवार हैं कमलेश जांगड़े और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। ये भी 62,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं शिव डहरिया। ये पहले भी यहाँ से चुनाव लड़े हुए, 2009 में एक बार चुनाव लड़े थे यहाँ। उस समय करीब 82,000 वोट से हारे थे। तो अभी 20,000 करीब अभी भी बाकी है उनके पास और हारने के लिए। अब इतना जो 62,000 के आसपास का बढ़त हो गई है भाजपा प्रत्याशी की, अब वो कांग्रेस के लिए, डहरिया जी के लिए कवर कर पाना संभव नहीं दिखता। अब ज्यादा उम्मीद कांग्रेस वहां से नहीं कर सकती। ये विधानसभा भी हारे हैं जी शिव डहरिया, और उसके पहले मंत्री रहते हुए भी ये साख के मामले में हारे हैं जी। खैर, वो साख के मामले में तो बहुत ज़्यादा लोकसभा में इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है किसी भी चुनाव में। क्या हम सबसे ज़्यादा खराब साख तो इनकी रही है, अमरजीत भगत या हो कवासी लखमा, विधानसभा चुनाव जीते सबसे बड़े आरोप होने के बाद।
तो लोकसभा में तो थोड़ी अलग विषय था। तो आपका कहना यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह जो हैं वो ज़्यादा मायने अब नहीं रखते चुनाव अब में? उतने नहीं लगते अब, ऐसा कम से कम देखने में रहा है। अकेले सिर्फ वो सभी भ्रष्ट हैं ऐसा मान लेते हैं लोग। लेते हैं। तो ये जांजगीर चांपा, कमलेश जांगड़े, शिव कुमार डहरिया, आपको बतला दूं मैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है लोकसभा की कि इसके भीतर जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जी। विधानसभा के चुनाव में 6 महीने पहले 8 के 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भाजपा का नाम लेवा भी नहीं था यहाँ से। भाजपा का जब मंत्रिमंडल बना विष्णुदेव साय का, तो उसमें हर लोकसभा सीट से एक एक मंत्री आ जाए ऐसी कोशिश हो रही थी जी। नहीं मिल पाया कोई। यहाँ से है ही नहीं विधायक, तो कैसा करें? कांग्रेस के विधायक से दल बदल करवा के थोड़ी मंत्री बनाएंगे उसको। लेकिन अब वो कसर पूरी हो गई। अब यहाँ से कमलेश जांगड़े जी। इनका सांसद बनना तकरीबन तय है। ये चरणदास महंत के प्रभाव वाला इलाका है जांजगीर चांपा का पूरा। इसी इलाके से वो विधायक हैं। इनके साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये था, हाँ शिव डहरिया का, हाँ कसडोल से एक विधायक हुआ करते थे, मतलब पलारी हाँ पहले, अब वो कसडोल विधानसभा में वो हाँ। चला गया, वहाँ से वो विधायक रहे, बिलाईगढ़ से विधायक रहे। हाँ। तो उनका अपना एक जान पहचान तो थी। हाँ। लेकिन सभी 8 विधायक हाँ। वो एक तरह से चुनाव प्रचार के दौरान पूरा काम करते हुए दिख नहीं रहे थे। हाँ। इन्होंने थोड़ा सा पैरेलल टीम बना के रखी इन्होंने थी, जैसे पैरेलल टीम बनाई, मुझको पता लगा वहाँ का। जी। वो जैसे अब एक पुराने विधायक थे, आप जानते भी होंगे, मोतीलाल देवांगन। हाँ हाँ। वो तो प्रचार में निकले ही नहीं। हाँ। उन्होंने मना ही कर दिया हाँ। कि मैं करूंगा ही नहीं। हाँ। तो कुल मिला के फिर भी ये बहुत परवाह नहीं कर रहे थे। अब ये मान रहे थे कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। चूंकि मुझको वहाँ के एक बड़े जानकार नेता ने बतलाया, ये भी मेरे दोस्त हैं जो आपने नाम बतलाया अभी देवांगन जी का, एक बहुत करीबी मेरे व्यक्ति हैं, वहाँ के नेता हैं, उन्होंने बतलाया मुझको 8 के 8 कांग्रेस विधायक उनकी उपेक्षा करके शिव डहरिया ने अपनी पैरेलल टीम खड़ी की। जो खर्चा भी जो किया होगा, कोई कमी तो है नहीं, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, तो इन्होंने जो खर्च भी किया विधायकों के मार्फत नहीं किया, अपनी पैरेलल टीम खड़ी करके उनके मार्फत किया। चुनाव में तो सबको उम्मीद रहती है, चुनाव में तो पोस्टर चिपकाने वाले हैं, उनको भी उम्मीद रहती है कि शाम को चपटी ये वो इंतजाम सब हो जाएगा, ऐसा सबको उम्मीद रहती है। तो जो कार्यकर्ता रहते हैं, नेता रहते हैं, विधायक रहते हैं, ऐसा थोड़ी है किसी को सम्मान की और दूसरे तरह के मान की उम्मीद नहीं होगी। लेकिन शिव डहरिया ने वहाँ किसी का सम्मान नहीं किया। अब चूँकि भाजपा यहाँ विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार चुकी थी, इसलिए विशेष ध्यान भी दिया और वो नतीजा आपको दिखता मिल रहा है। मुझको एक चीज़ पता लगी है, सच है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। ये पूरा इलाका जो शिव डहरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पूरा का पूरा जिला, ये 8 सीटें चरणदास महंत के प्रभाव वाली हैं। शिव डहरिया ने चरणदास महंत का भी सम्मान नहीं किया इस चुनाव में, ऐसा मुझको पता लगा है। इसको अब या तो शिव डहरिया कन्फर्म कर सकते हैं या महंत जी कन्फर्म कर सकते हैं, उनका भी सम्मान नहीं किया ऐसा मुझको पता लगा है। खैर, जो जैसा करता है वैसा भरता है। शिव डहरिया 62,900 वोट से अभी मुझको पीछे दिख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है शशांक, बिल्कुल। अब हम आते हैं जांजगीर चांपा तक हम आ गए हैं, अब आ जाते हैं बिलासपुर, आ जाते हैं वहाँ से लगी हुई सीट है बिलासपुर के तोखन साहू। ये एक बार पहले विधायक रह चुके हैं भाजपा के, फिर ये हार गए थे लोरमी सीट से, धर्मजीत सिंह से। फिर इसके बाद जब दोबारा चुनाव आया तो धर्मजीत को बीजेपी में जा चुके थे, उनको दूसरी जगह से टिकट दिया गया और यहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को लड़वाया गया लोरमी से। तो तोखन साहू जो हैं बिना सीट के रह गए थे, इनके लिए कोई सीट बन नहीं पाई थी। सीधे सरल व्यक्ति हैं बहुत, जिसको बोलचाल में बोलते हैं ना गऊ जैसे दिखते करके, गऊ जैसे है, ऐसे सीधे हैं, गाय जैसे सीधे हैं ये तोखन साहू। तो इनको जब विधानसभा की टिकट नहीं दी बीजेपी ने उस वक्त, उसके तुरंत बाद या उसी वक्त इनको भाजपा के किसान प्रकोष्ठ का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और उस समय से इनको कहा गया था तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बड़ा रखेंगे, बड़ा होगा तुम्हारा कुछ।
तो इनको ये बड़ा जो है ये लोकसभा की टिकट मिली और अब ये यहाँ से 1,23,000 वोटों से देवेंद्र यादव से आगे हैं। जी। तो तोखन साहू अब सांसद बन ही गए हैं करीब करीब, मान लीजिए। एक सीधा सरल किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, चाय नहीं पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, आपको कहीं मिलेंगे तो कुछ आपको मठा वठा पूछना पड़ेगा। तो ये तोखन साहू 1.25 लाख करीब वोटों से आगे चल रहे हैं बिलासपुर सीट में, जिसमें शहरी हिस्सा भी काफ़ी है, उसमें ये देहाती किस्म के आदमी हैं, बहुत सज्जन हैं, सीधे सरल हैं। ये सांसद बनने जा रहे हैं। देवेंद्र यादव लौट के दुर्ग भिलाई आएंगे अपने इलाके में कि वहीं मकान किराए से ले रहे थे? नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं होना है, वो भी विधायक तो है, विधायक तो हैं ही वो, लेकिन ये वो भारत जोड़ो कोटे के उम्मीदवार थे देवेंद्र यादव। दूसरा, देवेंद्र यादव के खिलाफ ईडी के छापे पड़े, ढेरों, वो सूर्यकांत के हिसाब किताब में इनके नाम से करोड़ों रुपया लेना निकला और इनको नोटिस पे नोटिस और कहीं जमानत एप्लीकेशन, कहीं कोर्ट, कहीं कुछ। क्यों कांग्रेस ने इनको टिकट दी थी? बात वही है कि इनका सीधे सीधे बिलासपुर से कोई नाता नहीं है। ये भी अपन पहले एक बार चर्चा कर चुके, स्थानीय यादव भी नहीं है। हाँ। जबकि मजबूत स्थानीय यादव का नाम चल रहा था, मजबूत थे। हाँ। लेकिन आर्थिक रूप से काफी सक्षम माने जाते और दिखा भी। वो बिलासपुर का जो स्थानीय यादव था उसके यहाँ कोई ईडी का छापा वगैरह नहीं पड़ा था, उसका कोई ईडी में गवाही नहीं हुई थी। उसका नाम भी मेरे ख्याल से सूर्यकांत के एक्सेल शीट में, डायरी में नहीं था। तो ये चीज उसका टिकट कटवा दी। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यानी जिसका नाम सूर्यकांत के डायरी में है उनके टिकट की संभावना बढ़ गई थी। जैसे कवासी लखमा की थी, देवेंद्र यादव की थी, और भी कुछ लोग होंगे। ये माना जाएगा कि इनके पास पैसे तो होंगे ही, लड़ेंगे तो अगल बगल भी थोड़ा बहुत कुछ। और इन्होंने चुनाव आप प्रचार के लिए आप वहाँ देखते होंगे तो काफ़ी खर्च भी किए हैं। हाँ, तो देवेंद्र यादव का, लेकिन विरोध इतना ज़्यादा था कि पहले दिन ही मुख्य चुनाव संचालक, अच्छे प्रभावशाली नेता संतोष कौशिक, उन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ दिया था। इनके विरोध में छोड़ा था, इन्हीं कोई प्रत्याशी बने, इन्हीं के विरोध में, इनके विरोध में। तो देवेंद्र यादव, क्या चर्चा करें ज्यादा। अब देवेंद्र यादव लौट के देवेंद्र घर को आए, ऐसा दुर्ग भिलाई में रहते हैं ये सेक्टर के इलाके में शायद, तो वहाँ लौट के आ जाएंगे। ये हो गया बिलासपुर का। कोई ज्यादा चर्चा के लायक तो बचा नहीं है यहाँ पर। यहाँ से साहू समाज के 2 बड़े नेता अब हो जाएंगे, एक डिप्टी सीएम अरुण साहू और एक तोखन साहू। 2 लोग बड़े नेता हो जाएंगे। यानी अभी कुछ समय पहले का हम देखें तो तोखन साहू विधायक थे और ये सांसद थे अरुण साहू। बिल्कुल। अब अरुण साहू विधायक हैं और तोखन साहू सांसद हैं। ऐसे ही हो गया ना। यानी बीजेपी में ये भूमिकाएं बदल लेते हैं आसानी से। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दुर्ग में विजय बघेल। विजय बघेल मौजूदा सांसद हैं और इन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसमें हार गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री को टक्कर दे रहे थे, लेकिन शायद भूपेश बघेल की लीड जो है वो 10,000 कम कर दी थी इन्होंने। ये भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष भी थे और कई बार की जीत हार का इनका इतिहास है। ये संसदीय सचिव रहे हुए हैं। ये भिलाई स्टील प्लांट के इलाके के ये सांसद हैं जिनका दिल्ली में बड़ा महत्व रहता है। इस्पात एवं खान मंत्रालय की जो संसदीय सलाहकार समिति रहती है ये उसके पदेन सदस्य जैसे रहते हैं भिलाई के सांसद दुर्ग के। ये अभी राजेंद्र साहू से 4,44,100 वोट से आगे हैं। 4 लाख अभी तक का शायद हाईएस्ट लीड दिख रही है मुझको। ये नहीं, एक और है। तो ये करीब 4.5 लाख वोटों से विजय बघेल आगे हैं राजेंद्र साहू से। ये कौन गरीब है राजेंद्र साहू जिसको भूपेश बघेल ने यहाँ फंसा दिया? नहीं, गरीब नहीं है। हाँ, ये जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है। अच्छा, ऐसे गरीब नहीं है। गरीब किसी को फंसाया नहीं है। यानी हम कांग्रेस को ये तोहमत नहीं दे सकते कि आपने गरीब को फंसा दिया। बिल्कुल नहीं। और धान खरीदी, मतलब सरकार बदल गई। हाँ,
तब भी राजेंद्र साहू जी ने तुरंत इस्तीफा नहीं दिया था। हाँ। घूम घूम के दौरा कर रहे थे हाँ। संसदीय तरफ। फिर बाद में एक ऑर्डर निकला हाँ। पदमुक्त, तो तब फिर सबने पद छोड़ा आनंद हाँ। फानंद में। तो खैर हाँ। राजेंद्र साहू जी अनजान भी नहीं है, एक बार मेयर का चुनाव लड़ चुके थे। हाँ। जैसे बता रहा हूँ। हाँ। और दूसरे नंबर पे रहे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से। हाँ। अब इस बार आपको बताऊं, ये सभी 9 विधानसभा से पीछे चल रहे हैं, पाटन से भी, सभी 9 से पीछे चल रहे हैं, पाटन से भी। पाटन से जहां का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल का अपना चुनाव निपट गया था, लौट के यहाँ आए थे। इनका कुछ आखिरी दिन का इनके प्रचार साथ सबसे बड़े रद्दी स्थिति इनके साथ ये रही कि यहाँ के 3-4 प्रमुख नेता तो चुनाव लड़ ही रहे थे। हाँ। 3 लड़े थे, देवेंद्र यादव, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल। हाँ। तो ये अपने अपने क्षेत्र में चले गए। हाँ। और देवेंद्र, ये 27 सेकेंड फेज में ये खत्म हो गया। हाँ। तो ताम्रध्वज और भूपेश बघेल तो आ गए लौट आ गए प्रचार के लिए। और तीसरे फेज में देवेंद्र यादव तो आए नहीं, और उनकी टीम भी वहीं लगी रही। तो इनके साथ कार्यकर्ताओं की, ये मतलब शशांक, ये जो आप बोल रहे हो कि नेता लोग बाहर चले गए थे, वो तो बृजमोहन के भी कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी लोग चले गए। क्या है, मैं उसमें उसी पे आ रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में बुरी उम्मीद नहीं थी कि ये चुनाव वापस नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी, कांग्रेस रिपीट हो रही है विधानसभा में। कार्यकर्ता एकदम हतोत्साहित थे। अच्छा। अब चूंकि बड़े नेता, यानी हार से उबर नहीं पाई थी कांग्रेस। उबर नहीं पाई थी। अब बड़े नेता, जिले के जो पदाधिकारी ही अगर निकल जाए तो नीचे कार्यकर्ताओं को संभालने वाला कौन है? तो वो स्थिति अंत तक रही। ये किसी ने मुझको कहा कि भूपेश बघेल ने राजेंद्र साहू को टिकट दिलवाई थी मुद्दा बनाकर। जी। उन्होंने ताम्रध्वज साहू की टिकट दुर्ग से नहीं होने दी थी मुद्दा बनाकर। जी। ऐसा था क्या? बिल्कुल। ताम्रध्वज साहू प्रचार शुरू भी कर दिए थे दुर्ग से। हाँ। लेकिन बाद में अड़के इन्होंने टिकट रुकवाई थी भूपेश बघेल ने, और राजेंद्र साहू को दिलवाई थी। तो उधर ताम्रध्वज महासमुंद में निपटे। हाँ। इधर राजेंद्र साहू दुर्ग में निपटे, उधर भूपेश नांदगांव में निपटे। लाइन से निपटे हैं सब। जी। और देवेंद्र यादव उधर निपटे। जी। तो ये भूपेश बघेल ने तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के राजेंद्र साहू को टिकट दिलवाई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही था। जी। ये उन्हीं के खेमे के हैं। उन्हीं के खेमे के हैं। हाँ। वो विधानसभा चुनाव में आपको ध्यान होगा। हाँ। कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उनको चाहते थे कि वो बेमेतरा से लड़े। हाँ। राजेंद्र साहू दुर्ग ग्रामीण से लड़े। हाँ। उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। लेकिन उस समय वो ताम्रध्वज की टिकट नहीं बदलवा पाए। हाँ। लेकिन इस बार वो सफल रहे। हाँ। और सफल रहे, यानी सभी को निपटाने में सफल रहे। ये भी कह सकते हैं कि सब निपट ही गए। हाँ जी। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ जल्दी से जी। ये राजेंद्र साहू के बारे में। इसी दुर्ग संसदीय सीट जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा है जी, इसी में साजा आता है जहाँ से रविंद्र चौबे विधानसभा में निपटे हैं जी। क्योंकि वहीं पे एक बीरनपुर आता है जी। जिसमें एक ईश्वर साहू की झोपड़ी आती है जी। जिसके लड़के को एक सांप्रदायिक तनाव में मार दिया गया था। जी। मुस्लिम समाज के लोग गिरफ्तार हुए थे मारने वालों में। जी। अगले दिन रात में 2 मुस्लिमों को मार दिया गया था, बाप बेटे को। जी। उसमें भी कई लोग गिरफ्तार हुए थे। बाद में क्या हुआ मुझको नहीं मालूम। जी। उसकी सीबीआई जांच भी चल रही है उन मौतों की। जी। लेकिन शायद केवल ईश्वर साहू के बेटे की मौत की सीबीआई जांच चल रही है। जी। दूसरे मुस्लिम जो 2 मरे थे उसकी नहीं चल रही है जांच सीबीआई की। खैर वो अलग मुद्दा रहा। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे के बगल में जो बेमेतरा से थे विधायक आशीष छाबड़ा, उधर से लगा हुआ बीरनपुर से लगा हुआ कवर्धा जहां मोहम्मद अकबर अकेले मुस्लिम विधायक थे। इनमें से एक भी व्यक्ति बीरनपुर नहीं गए थे, पांव नहीं दिया था। क्या साहू लोगों की वो नाराजगी भी रही होगी राजेंद्र साहू के खिलाफ? बिल्कुल रही होगी। ये अभी आपको बता दो, ईश्वर साहू विधायक बना दिया बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में। अभी इस चुनाव में ईश्वर साहू स्टार प्रचारक की तरह थे। सबसे ज़्यादा सभाएं अगर किसी मंत्रियों से भी, कुछ मंत्रियों से ज़्यादा ईश्वर साहू की हुई। यहाँ ये दुर्ग संसदीय सीट, दुर्ग, महासमुंद और राजनांदगांव। हाँ। यहाँ भरपूर उनका उपयोग किया गया। अच्छा। हाँ। चलिए इस सीट पे बात हो गई। शशांक, अगली सीट पे अपन आते हैं। अगली सीट हम ले रहे हैं महासमुंद पहले। जी।
यहाँ भाजपा की रूप कुमारी चौधरी, जी इनको विधानसभा में टिकट नहीं मिली थी, जी अभी दी है पार्टी ने, रोक के रखा होगा इनको लोकसभा के लिए। ये कैंडिडेट हैं भाजपा की, और कांग्रेस से कैंडिडेट हैं ताम्रध्वज साहू, जो दुर्ग जिले से निकल के गए थे महासमुंद लड़ने के लिए। ये साहू समाज के पूरे प्रदेश के नेता रहे हुए हैं, अध्यक्ष वगैरह, तो इनको उम्मीद थी कि यहाँ साथ मिल जाएगा। 1,37,000 से तो हार चुके थे जब से मैं इसको रिफ्रेश कर पाया हूँ आंकड़ों को। 1,37,000 ये ताज़ा आंकड़े हैं, 1,37,773 इतने वोट से तो हार चुके हैं ताम्रध्वज साहू। अब तो कोई जीतने की उम्मीद नहीं है, हारा हुआ गिन ले इनको। तो छत्तीसगढ़ को एक महिला सांसद और मिल रही है, रूप कुमारी चौधरी जी, और एक मिल रही है ज्योत्सना महंत जी, एक कमलेश जांगड़े जी, ठीक है जी। 3 महिलाएं हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ से, दोनों पार्टियों की मिलाकर। चलिए तब हम बात कर रहे हैं महासमुंद की जी। महासमुंद में ताम्रध्वज दुर्ग से जाके चुनाव लड़े, मजबूरी में लड़े होंगे? मजबूरी में नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट, वो चुनाव लड़ना ही चाह रहे थे। हाँ। और वो उनका अपना आकलन ये था कि 3.5 लाख साहू समाज के वोटर हैं। हाँ। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन उसी साहू समाज का तो ईश्वर साहू भी था। बता रहा हूँ उसमें डिटेल्स क्या हुए हैं। जिन साहू इलाकों में जो साहू बाहुल्य इलाका है, जैसे कुरुद, धमतरी, राजिम, यहाँ अच्छे मार्जिन से पीछे रहे, अच्छे मार्जिन से पीछे रहे भारी वोटों से। मेरा अंदाज था शशांक, हमने पहले भी कहा था कि ये बात की थी जी कि साहू समाज बीरनपुर को कैसे भूल जाएगा। बिल्कुल। तुम गृह मंत्री थे जी, तुम महासमुंद के प्रभारी थे जी, गृह मंत्री भी थे जी। गृह मंत्री रहते हुए तुम ईश्वर साहू के घर पे नहीं गए। मैं तो इस बात को उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। कांग्रेस पार्टी को इस बात से सबक लेना चाहिए था कि तुम्हारे राज्य में लाशें अगर गिरती है और तुम उनके घर पे बैठने जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। रविंद्र चौबे इतने बड़े मंत्री थे, वो उसके घर नहीं गए, मुसलमान के घर भी नहीं गए, किसी घर नहीं गए। रविंद्र चौबे के बड़े भाई प्रदीप चौबे, जिनका साझा इलाका ही है, गांव है उनका, वो नहीं गए वहाँ पे। ताम्रध्वज साहू नहीं गए वहाँ पे। बगल के सीट के आशीष छाबड़ा नहीं गए, उधर के सीट के मोहम्मद अकबर नहीं गए, भूपेश बघेल तो गए ही नहीं, झांके भी नहीं वहाँ पर। जिले के अध्यक्ष वगैरह, संगठन पदाधिकारी कोई नहीं गए वहाँ पे, कोई नहीं गए, अछूत हो गए। यानी जैसे जिसके घर के लोगों की हत्या हो गई उनका जुर्म हो गया, लाश जो है वही कातिल हो गई, ऐसा उसका बहिष्कार कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस संगठन ने। एक ने किसी से पूछा ताम्रध्वज साहू को, आप गए क्यों नहीं बीरनपुर? तो कहा हमारी पार्टी के वहाँ के विधायक मंत्री जो है हमारे, वो जाए पर तैयार नहीं हुए, मैं प्रोटोकॉल के खिलाफ कैसे चले जाते वहाँ। ये उन्होंने कहा रविंद्र चौबे के बारे में आपसी बातचीत में। आप बोल मत दीजिएगा रविंद्र चौबे को, क्योंकि ताम्रध्वज ने आपसी बातचीत में कहा था हमारा मंत्री तैयार नहीं हुआ, जो वहाँ का विधायक है, मैं कैसे चले जाता उसके बिना। ये हालत थी शशांक जी। जो विधानसभा में आसपास की कई सीटों पे जो मटिया मेट हुआ है ना जी, कोई भी पार्टी जो अपने राज्य में गिरने वाली लाशों के घर आंसू बहाने नहीं जा सकती, चाहे वो मगरमच्छ से लोन लेके आ जाती, आंसू मगरमच्छ से लोन लेके आ जाती बहाने के लिए, खुद का नहीं भी निकल रहा है। तो इस पार्टी का यही हश्र होना चाहिए था वहाँ पे। लाशों की बद्दुआ लगी है वहाँ कांग्रेस को। मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ टोटका, लेकिन लगी है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अब हमारे पास कौन सी सीट बची है? 2 सीटें बची है जी, एक रायपुर और एक नांदगांव। तो हम रायपुर पे पहले चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनकी सीट आखिरी में रखते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी, भाजपा के छत्तीसगढ़ के सबसे कामयाब नेता जी, 8 बार के विधायक और मंत्री भी थे, अभी ताकतवर जी। इनको उतार दिया गया यहाँ पे। लोगों का कहना यह है कि इनका बेजा इस्तेमाल किया पार्टी ने। अभी तो माहौल ऐसा था कोई भी यहाँ से जीत जाता, और बात सच है 10 सीटें जीत रही है भाजपा। रायपुर से बृजमोहन की जगह बहुत सारे लोग जीत गए रहते, लेकिन बृजमोहन को लड़वाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल में वो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर थे, बन रहे थे, दिखा रहे थे, जो भी हो। इसलिए उनको दिल्ली भेजना जरूरी था कि वो मोदी जी के मातहत मंत्री रहेंगे तो बेहतर रहेगा, यहाँ विष्णुदेव साय के मातहत रहने के बजाय। तो बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दी गई। अटपटा था,
बहुत अच्छा नहीं लगा था, उनके आसपास के लोगों को अटपटा था। उनके मुकाबले तुरंत 6 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हारे हुए विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से कुछ 47,000 कितने से हारे थे, 43,000 से उनको टिकट दी गई थी। मैं नहीं जानता उनको दी गई थी कि उन्होंने ली थी, खरीदी थी या खर्च का वायदा करके उठाई थी, क्या था मुझको नहीं मालूम है उतना इनके बारे में, लेकिन इनकी पहुंच दिल्ली में बहुत है पार्टी संगठन में, तो ये कैंडिडेट बन गए। अभी तक जब तक मेरे पास का आंकड़ा है 4,90,000 करीब वोटों से बृजमोहन आगे हैं, 4,90,000, लेकिन बृजमोहन के लोग खुश नहीं हैं। उनकी उम्मीद थी 7 लाख से ऊपर की लीड रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत का रिकॉर्ड गुजरात के किसी का 6,85,000 का है, ऐसा लोगों का कहना है। तो बृजमोहन एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे देश में सर्वाधिक लीड से जीतने का। वो नहीं भी हो पा रहा है तो भी 4,90,000 कम नहीं होता है, क्यों शशांक? बिल्कुल नहीं, वो बढ़ेगा। 4,90,000 जो है दुर्ग की लीड को भी पार कर गया है बृजमोहन ने जी। ठीक है, कैसा रहा चुनाव ये रायपुर का, आप बताओ। देखिए, रायपुर का तो ऐसा है कि पहले तो कांग्रेस से कोई लड़ने के लिए ही तैयार नहीं था। पहली बार ऐसी स्थिति देखा कि कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लड़ने के लिए जो आवेदन आ रहे थे वो खर्च की बात कर रहे थे, तो कुल मिला के अंततः इनके ऊपर थोप दिया गया। फिर ये बात आई कि ये टिकट लौटा रहे हैं। इनका खर्च निकला कैसे होगा? इनका तो नाम उसमें देखिए सूर्यकांत की डायरी में नहीं था। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से सक्षम है। अच्छा, आर्थिक रूप से सक्षम है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी ने एकदम खुला भी नहीं किया। हाँ। पार्टी ने अपने स्तर पे काफ़ी कुछ मदद भी की है। 60 लाख रुपया दिया है अकाउंट में सबके? नहीं, अकाउंट पे दिया और ऊपर में। अच्छा, ऊपर से कैश भी दिया है जी। कितना दिया है आप बोलो ना, अभी कभी पीछे पीछे आएगा इनकम टैक्स वाला कोई पूछने को। अब इतना तो दिया है, अब मैं वही कह सकता। अब 1 रुपया जो भी 1 से जो समझ लो, 2 इस तरह की बातें हैं, वो 1.5-2 भी रुपया भी हो सकता है। अपने को तो इन्होंने विकास उपाध्याय ने कुछ नहीं भेजा ना चुनाव में, प्रेस में नहीं, उस तरह का वो नहीं रहा। नहीं, उस तरह का नहीं, किसी तरह का भेजा है? किसी तरह का नहीं है, मतलब ये इस बार आप बोले उस तरह का नहीं तो मैं समझा कोई और तरह का भेजा है क्या? जी। अभी मेरे को फोन भी आपका पुराना दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि कोई नया आईफोन भेज दिया हो या कुछ हो, कुछ भेजा तो नहीं ना विकास उपाध्याय? इस तरह का थोड़ा सा मुझको तो नहीं भेजा है, आपको तो नहीं भेजा ना? नहीं, ये थोड़ा सा फिर भी उसके मामले, चूंकि बृजमोहन जी के मुकाबले ये बड़ा क्षेत्र है। हाँ। वैसे भी जितना भी भेजा हो, जितना भी पार्टी से ऊपर नीचे मिला हो, कलेक्शन हुआ हो, कम ही था। अच्छा, तो उस हिसाब से सीमित संसाधनों में लड़ाई लड़े हैं और ठीक ठाक घूम के प्रचार किए। बृजमोहन के एक करीबी चुनाव संचालक ने मुझको ये कहा कि इनके संसदीय सीट से सभी नेताओं को बाहर भेज दिया गया था। राजेश मूणत कहीं के कोई जोन प्रभारी थे तो वो 27 तारीख तक बाहर थे। राजीव अग्रवाल जो जिला अध्यक्ष थे यहाँ बीजेपी के, दुर्ग के सह संयोजक थे, वो दुर्ग के सह संयोजक थे, वो बाहर थे। और शिवरतन शर्मा, उनको कहीं सारे विधायक सभी को, मोतीलाल साहू को महासमुंद ड्यूटी भेज दिया था, किसी को अनुज शर्मा पूरे प्रदेश भर में उनका उपयोग कर रहा है पूरे प्रदेश में। यहाँ उसने शायद 1 घंटा काम किया है शायद बृजमोहन के इलाके में। पुरंदर मिश्रा का तो अलग अलग, पुरंदर मिश्रा तो इधर रहे पहले, बसना पथरा सराईपाली, जहाँ उड़िया बोलने वाले लोग हैं जी। पुरंदर मिश्रा का मैं देखता हूँ जितना विविध तरह का उपयोग हो रहा है जी। रायगढ़ के उड़िया भाषी इलाके में, सराईपाली देवभोग, इन 2 जगहों के उड़िया भाषी इलाके में जी। पूरे के पूरे उड़ीसा में भाजपा की सरकार बन गई है। अभी बन गई है। आपको वहाँ शासन से कोई काम रहेगा उड़ीसा में, पुरंदर मिश्रा को आप पकड़ सकते हो। 45-50 विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं पुरंदर मिश्रा। बिल्कुल। तो अभी जो ये जो कैबिनेट का जो एक्सपांशन होना है, फेरबदल होना है, राज्यपाल के बेटे चिल्का चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। चिल्का सीट से। हाँ। विश्वरूप या हरिचंदन। हाँ। और उनके लिए पूरे डट के मेहनत की पुरंदर मिश्रा ने। तो वो जीता कि नहीं जीता? जीतने की स्थिति में शायद ऐसा कुछ है, बड़ा थे। तो पुरंदर मिश्रा का नाम अचानक निकल आया क्योंकि अभी ये जो रिजल्ट निकले हैं इसके तुरंत बाद
छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल होगा जी। एक सीट खाली है जी। एक बृजमोहन की खाली हो जाएगी जी। ऐसे ही है ना जी। यहाँ संसद से थोड़ी इस्तीफा देंगे बृजमोहन जी। तो कुछ लोगों के फेरबदल का है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पुरंदर मिश्रा का नाम जो है वो एकदम से पार्टी के भीतर जगह जगह लिया जा रहा है। रायगढ़ के इलाके में ओपी चौधरी का इलाका जितना है जो उड़ीसा से लगा हुआ है वहाँ पे, इधर देवभोग के इलाके में जो आगे राजा खरियार वगैरह से जुड़ता है, इधर सराईपाली के आगे का इलाका जो बरगढ़ से जुड़ता है, ये खुद पहले बसना से लड़ना चाहते थे तो बसना पिथौरा सराईपाली यहाँ उड़िया भाषी बहुत हैं। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ का कोई शहर नहीं है जहाँ उड़िया भाषी न हो। रायपुर में तो लाखों हैं। हाँ। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो खैर हम अभी मंत्रिमंडल बना नहीं रहे, उसके लिए मैं और शशांक कल परसों में फिर बैठेंगे। तो ये बृजमोहन के लिए जीत आसान थी, बड़ी थी, लेकिन 7 लाख से कम में बृजमोहन निराश रहेंगे ऐसा मेरे को किसी ने कहा है। अभी मैंने देखा नहीं है चेहरा उनका उदास है कि खिला हुआ है। अब हम आखिरी सीट पे आ जाते हैं आज की चर्चा की, वो है राजनांदगांव। राजनांदगांव महत्वपूर्ण सीट इसलिए है कि वहाँ मुख्यालय जो है, वहाँ से डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं जो कि आज विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। वहाँ की एक सीट कवर्धा, उससे विजय शर्मा विधायक हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और इन दिनों नक्सल मोर्चे पर अपनी तमाम किस्म की पहल को लेकर सबसे अधिक चर्चा में है। पूरे प्रदेश में अगर कोई मंत्री सबसे अधिक चर्चा में है तो विजय शर्मा है। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये 2 तो बड़े लोग हो गए, और भी लोग थे वहाँ पे विधायक, लेकिन 8 में से 5 विधायक कांग्रेस के थे राजनांदगांव में। शायद इसीलिए भूपेश बघेल जो हैं अपना दुर्ग का इलाका छोड़कर वहाँ गए थे। वहाँ उनको जीत की संभावना ज़्यादा दिख रही थी क्योंकि वहाँ बीरनपुर नहीं था राजनांदगांव में, इसलिए भी गए थे वहाँ। और दुर्ग से इसलिए लड़ना नहीं चाहते थे कि साजा बीरनपुर गए बिना प्रचार कैसे करोगे। इसके अलावा जब वो मुख्यमंत्री रहे तब सबसे ज़्यादा कांग्रेस प्रत्याशी वहीं से हारे, 3,91,000 वोट। हाँ, पिछले चुनाव दुर्ग से तो करीब करीब सभी सीटें वहां से हार गए थे। इक्का दुक्का सीटें जीते थे दुर्ग संसदीय सीट से और लंबे लीड से हारे थे। नहीं, सभी जी। पाटन भी। हाँ, पाटन अपने विधानसभा से बढ़त नहीं दिला पाए। उस समय मुख्यमंत्री रहते नहीं दिला पाए थे, इस बार विधायक रहते हुए। अब अपन ये भूपेश बघेल की बात करें कि इन्होंने नांदगांव को छांटा इसलिए कि दुर्ग के मुकाबले सुरक्षित है और दुर्ग और रायपुर दोनों संसदीय सीट से एक बार वो हार चुके हैं। ऐसे ही है। तो अब नांदगांव संसदीय सीट पे जाके इन्होंने चुनाव लड़ा। शायद इसलिए भी लड़ा होगा कि इनके अत्यंत करीबी जो हैं देवांगन जी, वो वहाँ राजनांदगांव विधानसभा से लड़े थे डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ। उस समय खर्चा वर्चा भी उन्होंने बहुत किया था। ऐसे ही है ना। उसके अलावा दूसरे उनके करीबी विश्वस्त हैं, सलाहकार ऐसे ही हैं, वो है मोहम्मद अकबर। हाँ, उनकी भी सलाह थी कि आपको नांदगांव लड़ना चाहिए। तो मोहम्मद अकबर को तो किसी ने मुझको कहा कि नांदगांव में घुसने नहीं मिला। नहीं, घुसने नहीं, वो खुद ही प्रचार में नहीं गए। क्यों प्रचार में? इसलिए क्योंकि खुद ये इस कांग्रेस के लोगों को ये आशंका थी कि कोई कम्युनल मामला ना पैदा हो जाए या कुछ इस तरह का विवाद मतलब एक मुद्दा न बन जाए। तो कांग्रेस का जो अकेला मुस्लिम विधायक मंत्री रहा हुआ है वो पूरे चुनावी परिदृश्य से गायब रहा। किसी ने मुझको कहा कि कवर्धा जहां से मोहम्मद अकबर पिछले ही विधानसभा चुनाव में पूरे स्टेट में हाईएस्ट लीड से जीत के आए थे, उनका नाम भी किसी दीवार में पोस्टर में नहीं लिखने दिया गया। सही है। सच है क्या? बिल्कुल। जबकि वो अकेले विधायक जो पंडरिया से विधायक रहे हैं, हाँ, जो कवर्धा से रहे हैं। हाँ, और कवर्धा में रमन सिंह सरकार रहते हुए सबसे ज्यादा मतलब करीब करीब 60,000 रिकॉर्ड था। बाद में वो टूटा, उन्हीं के नाम पे था। लेकिन चुनाव हारने के बाद तो अब जब अकबर को वहाँ घुसने नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 1-8 लाख वोट से तो भूपेश को जीतना था कम से कम। देखिए, ये मुकाबला उन्होंने डट के लड़ा है। और ये उम्मीद पाले हुए थे कि वो चुनाव जीत रहे हैं। उनके आसपास के लोग, उनके करीबी लोग ये मान रहे थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मानपुर मोहल्ला, जहाँ
ट्राइबल इलाका है, हाँ। एसटी सीट है, वहाँ अच्छे करीब 30,000 वोट से जीते थे। हाँ, इस बार भी बढ़त मिली है उन लोग। 47 से 48 हो गया अभी बात करते करते भूपेश की हार वहाँ पे। जी हाँ, अभी भी वो 3 विधानसभा से वो बढ़त में है, मानपुर, मोहला, पंडरिया और खुज्जी से। बाकी जगह से वो पीछे हैं। नांदगांव शहर जहाँ उनके एकदम करीबी विश्वस्त लड़ रहे थे, वहाँ 57,000 से इस बार भी पीछे है। ऐसा? हाँ, कांग्रेस। गिरीश देवांगन तो 47,000 से हारे। हाँ, गिरीश देवांगन, मैं देवांगन जी बोल रहा था, मेरे को नाम याद गिरीश नहीं। देवांगन। हाँ, और वो 57,000 से पीछे चल रहे हैं। और कवर्धा? कवर्धा करीब करीब 14,000 से। अच्छा, यानी कुल मिला के ये है, मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अपने एकमात्र भूतपूर्व मुस्लिम विधायक, भूतपूर्व मंत्री, जो अभी कुछ महीने पहले तक ही, 6 महीने के पहले, 7 महीने पहले तक कवर्धा के विधायक थे, उनको इस चुनाव प्रचार में राजनांदगांव संसदीय सीट में घुसने नहीं दिया। ऐसे ही है। दूसरे एक पावरफुल नेता थे नवाज खान। हाँ, जिला अध्यक्ष रहते हाँ। थे, बैंक के अध्यक्ष थे। हाँ, उनको भी प्रचार से बिल्कुल अलग रहा। ये अच्छा। अलग बात है कि जैसे कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा होती थी, पर्दे के पीछे तो से पर्दे काम के करते पीछे थे। पहले बैनर, पोस्टर लगवाना, मंच लगवाना, ये सारा काम वो यानी आपको लगता है देश में जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी होने का दावा कर रही है, जी, वो अपने मुस्लिम नेताओं पे पर्दा प्रथा लागू कर रही है यहाँ पे? एक तरह से चुनाव में, इस चुनाव में परहेज तो किया है कि दिखना मत, तुम आ मत जाना वहाँ पे, तुम मेहरबानी करना, अपने घर रहना, आना मत हमारे यहाँ। हम यही नहीं, रायपुर में भी मेयर हाँ। एजाज डेबर आपको कहीं पिक्चर में नहीं दिखे। हाँ, इस चुनाव में। हाँ, पिछले बार उनके पिक्चर में आने से पूरा पिक्चर ही बदल गया था यहाँ का। जी हाँ, खैर, हमने एक नज़र में इन सारे सीटों की चर्चा की है। आगे इनका विश्लेषण और करेंगे जब नतीजे घोषित हो जाएंगे। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उनके बारे में मैं एक बार फिर बतला दूं। बस्तर में भाजपा 55,000 से ज़्यादा वोट से आगे है। बिलासपुर में भाजपा 1,33,000 वोटों से आगे है। दुर्ग में भाजपा के विजय बघेल 4,19,000 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं। जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़े की लीड 60,000 से ज़्यादा है। कांकेर में भोजराज नाग 5,800 वोटों से आगे हैं कुल। शशांक का कहना है कि यहाँ फेरबदल हो सकता है। कोरबा में ज्योत्सना महंत 34,500 और बढ़ गई है लीड। ये कोरबा की शायद रिकॉर्ड लीड है पिछले कुछ चुनाव की। महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी भाजपा की 1,39,000 वोटों से ताम्रध्वज साहू से आगे हैं। ईश्वर साहू और उनके स्वर्गीय बेटे भुवनेश्वर साहू की बद्दुआ दूर दूर तक लग रही है लोगों को। कम से कम 3-4 पार्लियामेंट्री सीट में तो लग गई है। रायगढ़ में राधेश्याम राठिया भाजपा के, वो मेनका सिंह से 2,40,000 वोटों से आगे हैं। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल 5,08,000 पार कर गए, 5 लाख। कुछ तो राहत होगी उनको। भाजपा ने कुल 2 मौजूदा सांसदों को टिकट दी थी, जिनमें से एक संतोष पांडे थे, वो 48,000 वोटों से भूपेश बघेल से आगे हैं। सरगुजा में चिंतामणि महाराज भाजपा की टिकट पर लड़ रहे हैं, वो शशि सिंह, ये कम उम्र की हैं, कांग्रेस की नेता हैं, भविष्य उनका उज्जवल है। 64,000 वोट से अभी वो हार रही हैं, लेकिन आगे लंबा भविष्य है। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 2 सांसद, मतलब कुल 3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, 2 भाजपा के और एक कांग्रेस और के, तीनों जीत रहे और हैं। तीनों भागे हुए हैं। 3 सांसद चुनाव लड़े, एक कांग्रेस से, 2 भाजपा से, तीनों लड़ रहे हैं। ये लोग 5 साल तक दिल्ली आते जाते फ्लाइट में मिले रहे होंगे, अभी फिर मिलेंगे। चलो अच्छा हो गए, जीत गए हैं हंस, अब साथ में जाना हो ही, ऐसा कुछ चलेगा अभी। चलिए, बातचीत बड़ी लंबी हो गई है, हम बाद में बात करेंगे। आज केवल एक झलक आपको दिखाना चाहते थे 11 सीटों का क्या हाल है। हम आपसे फिर कल परसों में मिलेंगे किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हुए, मैं और शशांक, शायद इन्हीं सीटों का और बारीक विश्लेषण करते हुए। फिलहाल आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, नीचे टिप्पणी कीजिए कि इसमें कौन सी बात अच्छी बुरी लगी, क्या लगा। और हाँ, चलते चलते छोटी सी सलाह, दुपहिए पे चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, बेल्ट बांध कर रखिए। रोज़ दुपहियों के लोग मारे जा रहे हैं सड़कों पर। हम नहीं चाहते एक भी मौत ऐसी हो, रोकी जा सकती है ये मौतें।
हेलमेट लगाकर ये मौतें रोकी जा सकती हैं। कार पे चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाकर इन मौतों को रोका जा सकता है। रोकिए, अपने परिवार का ख्याल कीजिए। फिर मिलेंगे।